अब हम आते सेक्शन नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करी गई है कि एक सिविल कोर्ट कौन से टाइप ऑफ केसेस को सुन सकता है। इसको एक बार हम रीड करते हैं। द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ व्हिच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट्स को यहाँ पे एक वाइड जुरिस्डिक्शन दी हुई है। बिकॉज यहाँ पे गिवन है द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, यानी वो सारे सूट्स जो कि सिविल नेचर के होंगे, ये कोर्ट सुन सकता है। तो यहाँ पे वी कैन सी देयर इज अ वाइड पावर गिवन टू सिविल कोर्ट्स। अब सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर क्या होता है? ये वो सूट हो सकते हैं जहां पे एक सिविल एंगल तो है ही। फॉर एग्जाम्पल एक राम मंदिर का जो केस था हमारा, वहां पे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट तो था ही, एक सिविल एंगल तो था ही, लेकिन वहां पे एक रिलीजियस एंगल भी था। तो इन दिस केस दिस इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ये एक प्योर सिविल सूट नहीं है, यहाँ पे रिलीजियस एंगल भी आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सूट ऑफ अ सिविल नेचर। अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या फिर रिकवरी ऑफ मनी का एक सूट है, ए ने बी से पैसे ले लिए और वापस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सूट फाइल होता है तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी सूट। तो जो हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और रिकवरी सूट है, ये प्योर सिविल सूट्स है। सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि ऐसे सूट्स तो कोर्ट सुन ही सकता है, लेकिन साथ साथ में कोर्ट ऐसे केस भी सुन सकता है जहां पे एक सिविल डिस्प्यूट तो है ही, लेकिन साथ साथ में एक रिलीजियस या फिर सोशल एंगल भी मौजूद है। तो ऐसे केस भी कोर्ट सुन सकता है। अब इसमें ये चीज भी लिखी हुई है कि जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं वो ऐसे केसेस नहीं सुन सकते हैं जहां पे भी जुरिस्डिक्शन एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली बार्ड है। अब एक्सप्रेस बार का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिस्प्यूट्स आएंगे वो इनकम टैक्स जो ट्रिब्यूनल है हमारा वही सुन सकता है। या फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी इस एक्ट के अंदर से डिस्प्यूट्स आएंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल ही सुन सकता है। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को एक्सप्रेसली बार किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्प्यूट्स या फिर इनकम टैक्स के डिस्प्यूट्स सिविल कोर्ट्स नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस बार उनको किया गया है। अब इम्प्लाइड बार का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इम्प्लाइड बार ये चीज है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके अंदर से अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो आप सिविल कोर्ट्स को अप्रोच नहीं करोगे। यहाँ पे एक इम्प्लाइड बार गिवन है। अब एक्सप्रेसली यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, किसी भी स्टैट्यूट में चीज नहीं लिखी हुई है कि जो भी फॉरेन पॉलिसी के इश्यू होंगे उसको सिविल कोर्ट्स नहीं सुन सकता। ये रिटर्न में कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो दैट इज वाई यहाँ पे एक्सप्रेस बार नहीं है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइड बार है, यानी कि ये चीज अंडरस्टूड है कि कोई भी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का मैटर एक सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये मतलब होता है इम्प्लाइड बार का। इम्प्लाइड बार वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिन रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर कहीं पे भी किसी भी स्टैट्यूट में नहीं लिखा गया, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है कि ये रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीज अंडरस्टूड है कि जो इंडिया के डिफेंस के मैटर्स हैं इनके ऊपर ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स कोई भी डिसीजन अपना नहीं देंगे। ये इम्प्लाइड बार है। ओके, कि जो स्टैट्यूट में चीज नहीं लिखी हुई है, बट इंडिया के डिफेंस मैटर्स के ऊपर एक नॉर्मल सिविल कोर्ट अपना डिसीजन कैसे दे सकता है? अगर यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट आएगा देन यू कैन ऑब्वियसली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, बट इस केस में एक ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इम्प्लाइडली बार्ड है। ओके, तो ये चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम आते हैं फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर। यहाँ पे गिवन है राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफिस के बारे में। अब इसमें गिवन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक राइट टू प्रॉपर्टी का केस है, सपोज ए और बी दो भाई हैं, इनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया। अब हमको पता है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं दीज आर सिविल डिस्प्यूट्स। इनके ऊपर आप एक सिविल कोर्ट में
केस लेके आ सकते हो एंड सेक्शन नंबर 9 हमको यहाँ पे अलाउ करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि एक मठ के पुजारी हैं। अब हमको पता है कि हिंदूज में बहुत सारे मठ्स होते हैं और उन मठ्स के चीफ पुजारी, हेड पुजारी होते हैं। तो ये यहाँ पे चीफ पुजारी, जो मुख्य पुजारी हैं, उस पोजीशन पे काम कर रहे थे। ओके, अब इन दिस केस आगे जाके ए को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे ए बोलते हैं कि मेरी सारी जनरेशंस जो मेरी पुरानी जनरेशंस हैं, वो सालों साल इस मठ को संभाल रही है एंड ऐसे मेरे को यहां से आप नहीं हटा सकते हो। अब इन दिस केस एक रिलीजियस एंगल भी आ रहा है। अब हमको पता है दैट मठ्स आर रिलीजियस बॉडीज। अब इन दिस केस ये अगर ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट लेके आते हैं, कोर्ट को यहाँ पे एक रिलीजियस एंगल के ऊपर भी डिसीजन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बोलते हैं दैट जस्ट बिकॉज इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में एक रिलीजियस एंगल आ गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट ऐसे केस को सुनेगा ही नहीं। यहाँ पे कोर्ट ऐसे केस को सुन सकता है बिकॉज दीज आर सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो यहाँ पे जो ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी का केस है, इसको कोर्ट सुनेगा नॉटविथस्टैंडिंग कि यहाँ पे एक रिलीजियस एंगल भी मौजूद है। ओके, सो एक बार हम रीड करते हैं। अब A suit in which the right to property or right to an office is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies. यानी अगर कोर्ट को यहाँ पे किसी रिलीजियस सेरेमनी को भी एग्जामिन करना पड़ेगा तो वो करेगी। यहाँ पे कोर्ट ये नहीं बोल सकती है कि जो रिलीजियस केसेस हैं इनको हम नहीं सुनते। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड एक्सप्लेनेशन के ऊपर। यहां पे गिवन है कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी का केस है, फॉर एग्जांपल एक राइट टू प्रॉपर्टी का केस है एंड ये प्रॉपर्टी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सपोज ए और बी जो है, इनके बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आता है जिस प्रॉपर्टी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। सपोज ये लड़ रहे हैं गुडविल के ऊपर, इनका एक बिजनेस है, उससे गुडविल के ऊपर इनका डिस्प्यूट है। ओके, अब इन दिस केस गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब यहां पे ऐसे केसेस को भी सिविल कोर्ट्स सुन सकता है। ओके, यही हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोलता है कि अगर एक प्रॉपर्टी की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, स्टिल ऐसी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मैटर्स को सिविल कोर्ट्स एग्जामिन कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 9 में पीटी के हिसाब से हमको यही चीजें यहाँ पे याद रखनी है। इसमें कुछ केस लॉज भी होंगे, वो हम तब पढ़ेंगे जब मेंस के हिसाब से सेक्शन नंबर 9 हम एग्जामिन करेंगे। ओके।